हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन का जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि है आपका 2019 का पेपर। और एक से इसके पहले जो है 2016 और 17 का पेपर जो है हम लोग हल कर चुके हैं। और अगर बात करें तो इसमें जो है संपूर्ण पेपर को हल किया जाएगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलगोत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न को जो है हल किया जाएगा। इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। और इसके साथ ही अगर राजन सीरीज आप लोग नहीं पढ़े हैं ये सेकंड सेमेस्टर का, तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं। वहाँ पे जो है एक-एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2020 का पेपर है। इसके पहले हम लोग 2019 और 2016-17 का जो है कंप्लीट कर चुके हैं। पंचम पेपर है और इसमें सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपका जो है 50 नंबर का होता है और समय आपको मिलता है ढाई 2 घंटे, ठीक है? इसमें जो अतलग उत्तरीय प्रश्न होता है इसको जो है 25 शब्दों में लिखना होता है, और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है आपको 75 शब्दों में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद में अतलगोत्तरीय और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न को जो है हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो यही क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 2019 या 17 में ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था। तो वहाँ पे हमने बताया था कि तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, इन सभी के बारे में जो है डिटेल से अध्ययन किए थे कि इनके बीच में हुआ था। तो आप लोग पहले का नहीं देखे हैं प्रीवियस ईयर, तो जो है उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है दिया है कि तराइन का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, 1197, 1192 या 1194 में। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे दिया है कि गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था। जो गुलाम वंश है इसका जो है प्रथम सुल्तान कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या रजिया सुल्तान थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का जो है ये प्रथम सुल्तान था। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइन नदी है या मिसिसिपी है, नील नदी है या स्वांगहो नदी है। तो विश्व की अगर लंबी की यहाँ पे बात करें, एक क्वेश्चन ने इस प्रकार से पूछता है कि सबसे बड़ी नदी। तो यहाँ पे अगर लंबी की अगर बात करें तो नील नदी आपका जो है ये लंबी नदी हो जाएगा, और बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी जो होता है वो बड़ी नदी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है 4 नंबर में कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है। पोपा या विसुवियस या फ्यूजियामा या स्ट्राम्बोली। तो यहाँ पे जो स्ट्राम्बोली है ये जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। 5 नंबर की हम बात करते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो समानता का अधिकार है भारत के संविधान में वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। 19 से 22, 14 से 18, 6 से 12 या 16 से 18। तो ये जो है समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक जो है इन सभी, यानी 14, 15, 16, 17, 18 यानी 5 आर्टिकल में जो है समानता का अधिकार जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। जो अजमेर है इसमें जो है किस सूफी संत की जो है दरगाह है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या ख्वाजा सलीम चिश्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 7 नंबर में दिया है कि बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा ये जो है बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है? 8 नंबर में दिया हुआ है कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो है आक्रमण कब किया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है 1020, 1023, 1022 या 1025। तो इसका जो है 1025-26 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। 9 नंबर में दिया है कि ग्रांड ट्रक रोड यानी जीटी रोड का जो है निर्माण किस शासन ने करवाया था। अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, शेख अफगान ने या नादिर शाह ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी ने जो है जीटी रोड का निर्माण करवाया था। उसके बाद में 10 नंबर में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है या चंद्रगुप्त को
या अशोक महान को या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 11 नंबर में दिया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का जो है प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे अधिक जो है किस गैस का प्रतिशत है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन 21% जो है पाया जाता है वायुमंडल में, और यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये 78% पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका प्रतिशत 78% जो है वायुमंडल में आपके पाया जाता है। 12 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का जो है उदाहरण नहीं है। जो रूपांतरित चट्टानें होती है उसका उदाहरण नहीं है, संगमरमर है, स्लेट है या क्वार्टजाइट है या ग्रेनाइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट ये जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं होता है। बाकी ये सब जो संगमरमर है, स्लेट है, क्वार्टजाइट, ये सभी जो है रूपांतरित चट्टानें होती है। 13 नंबर में दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, यानी दिल्ली से कहाँ पे स्थापित किया था, दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर या लाहौर। तो ये जो है दौलताबाद जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अपनी राजधानी जो है दिल्ली से ले गया था। ठीक है, दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। उसके बाद में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि अश्व अक्षांश से संबंधित होता, 30 डिग्री को कहते हैं या 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। ये परसेंटेज नहीं है, ये डिग्री है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो है 30 डिग्री को जो है अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। 15 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया है कि गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी है या महासागरीय धारा है या जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है या ध्रुवीय धारा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह एक प्रकार का जो गल्फ स्ट्रीम होता है ये एक प्रकार का महासागरीय धारा होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव का, और इसका यहाँ पे आंसर की दिया हुआ है, सबका जो है आंसर यहाँ पे 1 2 3 यानी 15 क्वेश्चन तक जो है आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे दिया है कि मौर्य साम्राज्य का जो है अंतिम सम्राट कौन था। जो मौर्य साम्राज्य है इसका अंतिम सम्राट कौन था, तो अंतिम सम्राट जो है बृहद्रथ था। ठीक है, और उसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर जो है मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया था और शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। उसके बाद में है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो है ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में जो है स्थित है दश अवतार का मंदिर। और यह मंदिर जो है गुप्तकालीन वास्तुकला का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। 18 नंबर की बात करते हैं तो दिया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक था, और जिसने 1920 ईस्वी में खिलजी वंश का जो है यहाँ पे अ, एक मिनट, तुगलक वंश का जो संस्थापक था ये गयासुद्दीन तुगलक था, और जिसने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के पतन के बाद दिल्ली का जो है सल्तनत की सत्ता संभाली और तुगलक वंश की स्थापना की। उसके बाद में है कबीरदास का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था। जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था कबीरदास का, तो कबीरदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास जो है लहरतारा में जो है इनका जन्म हुआ था। वह 15वीं सदी के एक प्रसिद्ध जो है संत थे, कवि थे और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भक्ति आंदोलन के अहम भूमिका निभाया था। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन के संतों के नाम लिखिए, तो यहाँ पे एक याद कर लीजिएगा कि जो संत कबीरदास जी हैं ये भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे, और इनका नाम जो है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत आता है। 20 नंबर में दिया है कि चट्टानें कितनी प्रकार की होती है। जो चट्टानें होती है, चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, और उसके बाद में रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, 21 नंबर में दिया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 1986 में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी जो है मनाया जाता है। उसके बाद में ये हर वर्ष जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
हरित क्रांति किससे जो है संबंधित होता है? तो हरित क्रांति जो है कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से उन्नत प्रकार के बीजों का उपयोग करके जो है खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि होती है, उसी को जो है संदर्भित करता है। और यह मुख्य रूप से जो है गेहूं और धान की उपज के लिए जो है बढ़ोतरी के लिए 1960 के दशक में भारत में शुरू की गई थी। उसके बाद में है कि ज्वार भाटा जो है कब आता है? तो ज्वार भाटा समुद्र की लहरों की ऊंचाई में जो है बदलाव को दर्शाता है, जो चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और यह सामान्यतः पूर्णिमा और अमावस्या के समय जो है अधिक देखा जाता है। उसके बाद में 14 नंबर में दिया है कि जीवमंडल की परिभाषा देखिए कि जीवमंडल की परिभाषा क्या होती है। तो जीवमंडल जो है पृथ्वी की वह परत होती है जहाँ जीवन जो है संभव होता है, ठीक है। और यहाँ वायुमंडल, उसके बाद में जलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, एक मिनट, यहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल और उसके बाद में स्थल मंडल के संगम से जो है बनी होती है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जो सर्कल है ये वायुमंडल हो जाएगा, ये जलमंडल हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे स्थल मंडल हो जाएगा। और ये जो बीच में रहेगा ये पार्ट, ये कॉमन पार्ट, तीनों का जो कॉमन पार्ट होता है इसी को हम कहते हैं जीव मंडल। तो इस प्रकार से जो है आप लोग एग्जाम में ग्राफ भी बना दीजिएगा। और इसमें जो है पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो है इसमें शामिल होते हैं जीव मंडल में। उसके बाद में दिया है कि सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल जो है आपका ये 3 प्रकार से सेल होते हैं। अग्नेय सेल और उसके बाद में जो है अवसादी सेल और रूपांतरी सेल। ये विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है पृथ्वी की सतह पर बनते हैं और भिन्न भिन्न गुणधर्म जो है इनमें अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में दिया है 26 नंबर में कि सूर्यालय क्या होता है। तो सूर्यालय एक प्रकार की जो है संरचना होती है जो सूर्य की ऊर्जा को जो है उपयोग कर विद्युत उत्पादन करती है। और इसे जो है सोलर पैनल के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में जो है बदला जाता है, ठीक है। यानी सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में बदला जाता है। उसके बाद में 27 नंबर में दिया है कि विजयनगर साम्राज्य का जो है संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो ये 14वीं से जो है 17वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का जो है, यह जो है ये विजयनगर साम्राज्य जो है ये दक्षिण भारत में फैला हुआ है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ये दोनों जो है ये भाई हैं, दोनों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। और यह कला, संस्कृति और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और इसकी राजधानी जो है हम्पी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि किसने स्थापना किया था और कब से लेकर कब तक है जो है, और भारत के किस क्षेत्र में चला था, ठीक है। उसके बाद में 28 नंबर में दिया है कि नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है। जो नागरिकता है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नाग भारत के संविधान में जो है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल है उसमें जो है नागरिकता से संबंधित जो है वर्णन पाया जाएगा। और इसमें जो है भारत के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और नागरिकता को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है और किस प्रकार से जो है समाप्त हो जाएगा, यानी समाप्ति किस प्रकार से हो जाएगा आपकी नागरिकता का, उन सभी नियमों को जो है इन सभी आर्टिकल में दिया हुआ है। उसके बाद में 29 नंबर में दिया है कि खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम लिखिए। तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों के लिए जो है जाना जाता है। ये जो है अपने सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की जो है प्रथा ये चालू किया था। उसके बाद में यहाँ पे है कि अस्थाई पवन किसे कहते हैं। तो अस्थाई पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर में जो है एक ही दिशा में जो है स्थिर रूप से चलती रहती हैं। उनमें प्रमुख रूप से जैसे हो गया व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें और ध्रुवीय पवनें जो है इसमें शामिल होती हैं जो अस्थायी पवनें होती हैं। और ये पृथ्वी की जलवायु और मौसम को जो है प्रभावित करती है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो अग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। यहाँ पे हमको अग्नेय शैल की विशेषताओं के बारे में जो है बात करना है। तो अग्नेय शैल जो होती है पृथ्वी की गहराइयों में पिघली हुई मैग्मा या लावा से जो है ठंडी होकर बनती है। इन शैलों की जो है विशेषताएं यह होती हैं कि इसमें जो है क्रिस्टल होते हैं। और अग्नेय शैल दो प्रकार की होती हैं, एक आंतर शैले और एक बाह्य अग्नि शैले। जो अंतरअग्नि शैले होती हैं पृथ्वी की सतह के नीचे
ठंडी होती है, जैसे यहाँ पे ग्रेनाइट हो गया, जबकि जो बा है अग्नि शैलें होती हैं, ये लावा के जो है ठंडा होने से बनती है, जैसे हो गया बेसाल्ट हो गया, ठीक है। तो ये शैलें ठोस, कठोर और क्रिस्टलीय संरचनाओं वाली होती हैं और इसका रंग जो है हल्का तथा गहरा हो सकता है। उसके बाद में 32 नंबर में है कि हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं। जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है, हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं। तो भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में 51 ए में जो है सूचीबद्ध किया गया है। संविधान का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कर्तव्य जो है निम्नलिखित प्रकार से हैं। कौन-कौन से हैं? हम देखते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए और आदर्शों का जो है सम्मान करना चाहिए, ठीक है? तो इसमें अगर आप भारत के नागरिक हैं, भारत के द्वारा जो है नागरिकता अगर प्राप्त है, तो इसमें जो है आप लोग मौलिक कर्तव्यों को जो है आप लोग पालन कर सकते हैं, जो भारत के संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद में सेकंड है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का जो है आदर करना चाहिए और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की जो है रक्षा करनी चाहिए। 4 नंबर में दिया है कि देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। सांप्रदायिकता, हिंसा और भेदभाव से जो है दूर रहना चाहिए, पर्यावरण की जो है रक्षा करना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधारवादी दृष्टिकोण को जो है अपनाना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए और हिंसा से जो है दूर रहना चाहिए। तो ये भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए हैं 51 में, इन सभी बातों के बारे में जो है हम लोगों ने देखा। उसके बाद में 33 नंबर में दिया है कि भारत में औद्योगिक विकास का जो है संक्षेप में जो है वर्णन करना है। भारत में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ, ठीक है? कब से शुरुआत हुई? इन सभी के बारे में जो है आप लोग लिख सकते हैं। तो भारत में औद्योगिक विकास औपनिवेशिक काल से ही जो है प्रारंभ हो गया था, विशेषकर जो 19वीं सदी के अंत में जब अंग्रेजों ने रेलवे, कपड़ा और जूट उद्योग की जो है स्थापना की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो है भारी उद्योग, इस्पात और कोयला और बिजली के क्षेत्रों में जो है विकास हुआ था। और 1991 में ये डेट जो है आप लोग याद रखिएगा, 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को जो है बढ़ावा दिया गया था, जिससे आईटी, सेवा और विनिर्माण उद्योगों में जो है तेज वृद्धि हुई। तो औद्योगिक विकास ने जो है भारत को एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना दिया था। तो 1991 में जो है एलपीजी, ठीक है? ये भी डेट पूछ सकता है, यानी लिबरलाइजेशन, उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि दिन रात होने के कारण पर जो है प्रकाश डालिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी अक्सर करके अगर आप लोग कोई भी नोट्स नहीं पढ़े हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-6 साल का जो है अगर आप लोग कर लेते हैं तो जो है बिल्कुल पास हो जाएंगे, ठीक है? बैक तो नहीं लगने पाएगा। उसके बाद में 34 नंबर है कि दिन रात होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। दिन रात जो है किस प्रकार से होता है, इस पे जो है आपको प्रकाश डालना है। यहाँ पे दिया है कि दिन रात होने का मुख्य कारण जो होता है पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन, यानी रोटेशन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर जो है पूरा लगाती है। जब पृथ्वी का एक हिस्सा जो है सूर्य की ओर होता है तो उस समय जो है दिन होता है और दूसरा हिस्सा अंधेरे में होता है तो उस समय रात होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति निरंतर होती रहती है और जिससे दिन और रात का सिलसिला जो है चलता रहता है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी लगभग जो है 30.5 डिग्री जो है झुकी हुई है और जिससे विभिन्न स्थानों पर दिन और रात की जो है अवधि अलग-अलग होती है। उसके बाद में 35 नंबर में है कि अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर होता है, ठीक है? तो अपक्षय यानी वेदरिंग एंड अपर्दन, अपर्दन को इरोजन कहते हैं। में मुख्य अंतर यह होता है कि अपक्षय में जो है चट्टानों का टूटना और विघटन होता है, जबकि जो अपर्दन होता है इन टूटे हुए कणों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है, ठीक है? तो इसमें ये यानी कि जो है अपक्षय जो होता है इसमें कोई चट्टान है तो उसका जो छोटे छोटे टुकड़ों में केवल टूटना होता है। लेकिन जब अपर्दन की हम बात करेंगे करेंगे तो वहाँ पे जो टूटे हुए कण होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस प्रकार से रिप्लेसमेंट, स्थानांतरण होता है, उसको जो है अपर्दन कहते हैं। अपक्षय जो होता है ये प्राकृतिक रूप से जलवायु और तापमान और जैविक क्रियाओं के कारण जो है होता है, जबकि जो अपरदन होता है मुख्य रूप से ये नदी, वायु, बर्फ और समुद्री लहरों द्वारा जो है होता है। अपक्षय जो होता है ये स्थानीय घटना होती है, जबकि जो अपरदन होता है ये बड़ी भौगोलिक
बड़ी भौगोलिक इकाइयों में जो है चट्टानों के स्थानांतरण का जो है कारण बनती है। उसके बाद में 36 नंबर में दिया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है, क्या क्या पाया जाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की मुख्य परतों में जो है विभाजित किया जाता है। एक हो गया क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो भूपटल होता है यह सबसे जो है बाहरी परत होती है और यह जो है ठोस से चट्टानों से बनी होती है। इसकी मोटाई की बात करें तो 5 से 70 किलोमीटर तक होता है। और मेंटल मेंटल ये होगा मेंटल, यह परत जो है भूपटल के नीचे होती है और पिघले हुए पदार्थ यानी मैग्मा से बनी होती है। यह लगभग 2900 किलोमीटर मोटी होती है। अगर कोर की बात करें तो यह पृथ्वी का जो है इस प्रकार से पृथ्वी का ये कोर हो गया और उसके बाद में ये मेंटल होगा और ये भूपटल होगा। ठीक है, करस्ट, मेंटल, उसके बाद में ये कोर होगा। तो पृथ्वी का सबसे ये अंदरूनी भाग होता है जिसे बाहरी और आंतरिक कोर में जो है बांटा गया है। बाहरी कोर तरल होता है और आंतरिक कोर जो है ठोस होता है। इसी में जो है ये कोर जो है ये इसमें दिया है कि बाहरी कोर जो है तरल होता है और आंतरिक कोर जो है ये छोटे ठोस होता है। और कोर लोहे और निकिल का जो है निकिल नीफे, एक होता है सियाल यानी सिलिकॉन एल्युमिनियम, ये ऊपर पाया जाता है भूपटल में। सियाल, सीमा, और ये एक होता है नीफे। तो नीफे जो है आपका ये कोर में पाया जाता है। उसके बाद में दिया है कि गुप्त काल की विशेषताएं बताइए। यानी गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग भी कहा जाता था, ये आप लोगों को पता है। ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो गुप्त काल जो है 4 से लेकर 6वीं शताब्दी को भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। और इस काल में साहित्य का, कला का, विज्ञान का और धर्म का जो है अद्वितीय रूप से जो है विकास हुआ था। और इसमें संस्कृत भाषा और साहित्य का जो है प्राचीनतम विकास इसी काल में जो है हुआ था, जिसमें कालिदास हो गए, आर्यभट्ट हो गए और वराह मिहिर जैसे महान विभूतियां उभरी। और इस काल में मंदिरों और मूर्तिकार का जो है निर्माण हुआ था। और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो है विकास हुआ था। गुप्त शासकों ने इस संगठित प्रशासन व्यवस्था और एक शक्तिशाली जो है सेना बनाई थी, जिससे राज्य में स्थिरता और शांति बनी रहे। उसके बाद में 38 नंबर में है कि वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। तो वायुमंडल में जो है कौन कौन से परत पाए जाते हैं इसको बताना है। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का जो है एक परत होता है जो पृथ्वी को घेरे होता है। इस इसे जो है मुख्य रूप से जो है 5 परतों में विभाजित किया जाता है। तो क्षोभ मंडल जो होता है इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं और ये सबसे ऊपरी परत होता है। 8 से लेकर 15 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल पाया जाएगा। उसके बाद में समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, यह 50 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसमें जो है ओजोन परत स्थित होता है। मध्य मंडल की बात करें तो ये 85 किलोमीटर तक फैला होता है और इसमें जो उल्काएं होती हैं ये जलती हैं। आयन मंडल में जो है अरोरा बनते हैं और ये 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल होता है यह वायुमंडल की सबसे जो है ये बाहरी परत होती है, ये आंतरिक परत होती है क्षोभ मंडल। और जब वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 39 नंबर में कि भारत में मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए कि भारत की मौद्रिक नीति क्या है। तो भारत की जो है मौद्रिक नीति जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जो है संचालित यानी कंट्रोल किया जाता है और जिसका उद्देश्य जो है मुद्रा स्फीति को जो है नियंत्रित करना होता है। यानी जो इन्फ्लेशन होता है यानी आर्थिक स्थिरता किस प्रकार से बनाए रखना और आर्थिक विकास को जो है बढ़ावा देना, ये आरबीआई का काम होता है। और मौद्रिक नीति के तहत जो है ब्याज दरों को जो है नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति मतलब जो मुद्रा का किस प्रकार से रेगुलेशन किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, वही होती है मौद्रिक नीति। ठीक है, जिससे जो है ऋण प्रवाह और धन की जो है आपूर्ति को किस प्रकार से संतुलित किया जा सके। प्रमुख उपकरणों से जो है रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, उसके बाद में होता है सी आर आर केस रिजर्व रेशियो होता है और उसके बाद में होता है SLR। ठीक है, का उपयोग जो है किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति होता है उसको नियंत्रित करना और आर्थिक गतिविधियों को जो है संतुलित करना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है कि दिया है कि मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को जो है स्पष्ट कीजिए। तो मंगोल आक्रमण जो हुआ था ये
13वीं से लेकर 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो है भारत पर हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है चंगेज खान और उसके वंशजों ने जो है किया था। हालांकि मंगोल भारत में अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हुए थे, लेकिन उनके आक्रमणों ने जो है दिल्ली सल्तनत को कमजोर कर दिया था, और मंगोलों के कारण ही कई भारतीय राज्य जो है अस्थिर हो गए थे और युद्ध की जो है स्थिति बनी रही। इसके बावजूद मंगोलों ने भारत में व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रचार किया। उसके आक्रमणों से मध्य एशिया से भारत के बीच व्यापारिक मार्गों में जो है बाधा आई और कई शहरों का जो है विनाश हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं, और उसके बाद में इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट का आप लोग प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं या राजन सीरीज को जो है देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और पेपर 1, 2, 3 इसका जो है फुल डिटेल्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं कोर्स का, तो आप लोग जो है चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक एग्जाम रथ बैच स्टार्ट किया था, तो उसमें पढ़ाया था, ठीक है। सबका जो है प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज बना दिए हैं, राजन सीरीज का भी और उसके बाद में प्रीवियस ईयर का भी। तो इसका जो है अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे जो है आप सभी लोगों को आसानी से पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जो है 2022 का जो है प्रश्न पत्र करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।